नमस्कार, मैं दलीप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। अब आर्मी के लिए सामान्य विज्ञान एसके बुक्स दिखा रखी है, जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसी बुक के अकॉर्डिंग जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब उसमें भी पदार्थों के जो सामान्य गुण हैं, जो मैकेनिक्स यांत्रिक का पार्ट है, उसी से बनाया गया है ये। तो इससे इम्पोर्टेंट जो 15 क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे, जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अभी कि तापमान किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन दिखा रखे हैं, परस्थ तनाव, द्रवों की श्यानता, गैसों की श्यानता, या फिर ए व बी। तो आप ध्यान रखोगे जो तापमान है वो परस्थ तनाव के और द्रवों की श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यानी कि जैसे हम द्रव पदार्थ है, यदि उसका तापमान बढ़ाते हैं तो उसका जो परस्थ तनाव होता है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, एक दूसरे से विपरीत है। इसी तरह से द्रव पदार्थों का तापमान बढ़ाओगे तो उनकी श्यानता भी घट जाती है, यानी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अच्छा, जो गैसों की श्यानता है उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी ध्यान रखोगे। तो जो गैसों की श्यानता है वो तापमान के समानुपाती होती है, तापमान के समानुपाती। लेकिन गैसों का तापमान बढ़ाएंगे तो जो गैसों की श्यानता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसके समानुपाती होती है। तो ध्यान रखोगे इसे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में किसके कारण होता है। ऑप्शन दे रखे हैं, परस्थ तनाव, श्यानता, वायु द्वारा घर्षण के द्वारा, या बर्नौली का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है यहाँ पर, परस्थ तनाव, सरफेस टेंशन। अब परस्थ तनाव होता क्या है, ये द्रव पदार्थों का ऐसा गुण है जिसके कारण द्रव पदार्थ कम से कम एरिया में अधिक से अधिक आयतन घेरने की कोशिश करते हैं। यानी जैसे खिंची हुई झिल्ली होती है उस तरह से बन जाता है द्रव पदार्थ। जैसे हम वर्षा की बूंदों की बात कर रहे हैं और किसी सरफेस पे डालते हैं तो कैसा आकार, गोल आकार ले लेती है। क्यों? क्योंकि वो कम से कम एरिया में अधिक से अधिक आयतन घेरने की कोशिश करती है। तो ये परस्थ तनाव के कारण ही होते हैं भाई। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना, वो भी किस कारण होता है, परस्थ तनाव के कारण ही होता है। अगला इसमें श्यानता दे रखा है भाई बी ऑप्शन में कि श्यानता क्या होती है। तो ये द्रव पदार्थों की तरलता के बारे में बताती है कि कोई पदार्थ कितना गाढ़ा है या फिर कोई कितना पतला है। तो वो सब कौन श्यानता बताती है। तो ऑप्शन इसका ए ऑप्शन था करेक्ट आंसर। डी में दिखा रखा है कि बर्नौली का सिद्धांत। अच्छा, ये क्या होता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। या कोई भी द्रव पदार्थ होते हैं तो वो द्रव पदार्थ के प्रभाव पर भी आधारित होता है कि कोई भी द्रव पदार्थ है, फ्लो हो रहा है, गति कर रहा है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो कुल ऊर्जा होती है उसका योग बराबर होता है भाई। अब कुल ऊर्जा में भाई जैसे स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है और जो दाब की ऊर्जा है, ये तीनों बराबर होती हैं भाई स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब की ऊर्जा, इन तीनों का योग प्रत्येक पॉइंट पर बराबर होता है। तो ये किसने बताया, बर्नौली ने बताया था भाई। अब इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, जैसे आंधी तूफान में टिन की छतें उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ये टिन की छत बना दी हमने, ये टिन है। अब यहाँ पर देखो, इस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है या दबाव भी कह सकते हैं, और एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है भाई इस पर। जब आंधी तूफान आ जाती हैं तो ये वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, लेकिन अंदर वाला तो उतना ही है। इसका मतलब ऊपर वाला कम हो रहा है और अंदर वाला उतना ही है, तो अंदर वाला दाब बढ़ जाता है। बढ़ने की कंडीशन हो रही है, तो यानी आंधी तूफान में जो टिन की छत है वो उड़ जाती हैं भाई। बढ़ने का मतलब ऊपर वाले से कम हो रहा है, ऊपर वाला कम हो रहा है नीचे वाले की अपेक्षा। तो आप ध्यान रखोगे कि आंधी तूफान में टिन की छत का उड़ जाना किस पर आधारित होता है, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसे भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, श्यानता गुणांक का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा है भाई। तो श्यानता गुणांक का पॉइस ध्यान रखोगे, इंग्लिश में POIS, पॉइस का ही इन्होंने उच्चारण बनाया है यहाँ पर, तो पॉइस ध्यान रखना है। अच्छा, SI में भी ध्यान रखना है इसका। SI में होता है पास्कल सेकेंड,
पास्कल सेकंड ध्यान रखोगे। अब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। यहाँ पर ए में दिखा रखा है डायन सेकंड, तो ये किसका मात्रक होता है? डायन सेकंड। भाई जैसे एफ क्रॉस टी किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है भाई, आवेग यानी बल गुणा समय। तो यानी बल का सीजीएस में डायन और समय का सेकेंड ही होता है। तो आवेग का सीजीएस मात्रक कह सकते हैं हम, आवेग का सीजीएस मात्रक डायन और सेकेंड। इसी तरह डायन किसका है भाई? बल का है सीजीएस, किसका है? बल का। और डायन सेंटीमीटर, भाई जो बलागुरण होता है टॉर्क, तो वो किसके बराबर? एफ क्रॉस आर के बराबर होता है। तो यहाँ से डायन बल का कहेंगे सीजीएस और सेंटीमीटर आर का कहेंगे दूरी का। तो जो बल आघूर्ण है उसका सीजीएस मात्रा कहोगे बल आघूर्ण। इंग्लिश में टॉर्क होता है भाई, जिसका सीजीएस मात्रक डायन सेंटीमीटर होता है। तो तीनों को ध्यान रखोगे। आंसर इसका कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसे भी ध्यान रखना है भैया आपको। जैसे हाइड्रोलिक दाब होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक दाब के द्वारा भारे भारे जो भार होते हैं वस्तुएं, उनको उठाया जाता है। तो वो सब किस सिद्धांत पर? पास्कल के नियम पर आधारित होती हैं भाई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत भी कह सकते हैं या पास्कल का नियम। इसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड पदार्थ है उसके एक बिंदु पर दाब लगाने पर वो दाब प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से लगने लगता है। तो उसकी वजह से हम फिर कम बल में अधिक कार्य कर सकते हैं। तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब यहां पर चार्ल्स के नियम कह रखा है अभी ए ऑप्शन में। चार्ल्स ने क्या कहा था कि कोई भी गैस है उसकी निश्चित मात्रा स्थिर दाब पर, भाई जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखेंगे, तो कोई भी गैस है उसकी निश्चित मात्रा स्थिर दाब पर उसका आयतन तापमान के समानुपाती होता है। किसने कहा? ये चार्ल्स ने कहा था भाई। यानी कि स्थिर दाब पर कोई गैस की निश्चित मात्रा का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन भी बढ़ जाता है, और यदि तापमान घटाएंगे तो आयतन भी घट जाता है। सी ऑप्शन में आर्किमिडीज है भाई। तो आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि कोई भी वस्तु है यदि हम उसको किसी द्रव में डालते हैं तो उसके भार में कुछ कमी हो जाती है, और वो कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये किसने कहा था? आर्किमिडीज ने कहा था भाई। अब इसने वस्तु के तैरने के 3 नियम भी बताए थे इसी के अकॉर्डिंग भाई। जैसे ये तो हम वस्तु का भार कहते हैं, वस्तु का भार, और W2 कहेंगे भाई द्रव का भार, या वस्तु के द्वारा हटाया गया द्रव का भार, वस्तु के द्वारा हटाया गया द्रव का भार। अब यदि कंडीशन हमारी बन जाती है कि W1 ग्रेटर है भाई किससे? W2 से, यानी वस्तु का भार ज्यादा है किससे? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से, तो हम कहेंगे वस्तु क्या होगी? डूब जाती है भाई पानी में। इसी तरह दूसरी कंडीशन बनती है कि W लेस है किससे? W2 से, यानी वस्तु का भार कम है भाई किससे? उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से। इसका मतलब हटाया गया द्रव का भार ज्यादा है वस्तु के द्वारा, तो हम कहेंगे वस्तु तैरने लगती है भाई पानी पर। वस्तु क्या करेगी? तैरने लगती है। इसी तरह तीसरी कंडीशन होती है बराबर की, कि वस्तु के द्वारा हटाया गया द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर होता है, तो हम कहेंगे वो वस्तु उस द्रव में आंशिक रूप से तैरती है भाई। आंशिक का मतलब पार्शियली कहेंगे, पार्शियली का मतलब आधा पानी में और आधी बाहर तैरती रहती है। तो ये तीनों कंडीशन है किसके? आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग ध्यान रखोगे। इसी तरह फोर्थ ऑप्शन में दिखा रखा है कि बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या है वो भी सुनो बे। बॉयल के नियम में इन्होंने कहा था कि कोई भी गैस है उसकी निश्चित मात्रा स्थिर तापमान पर,
स्थिर तापमान यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो जो उसका आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी बॉयल्स के नियम के अकॉर्डिंग कोई भी गैस है उसकी निश्चित मात्रा का दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाता है भाई। इसी तरह यदि दाब को कम करेंगे तो आयतन बढ़ जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें साथ साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा, बी ऑप्शन बताया था भाई करेक्ट आंसर, बाकी इनको भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का नियम संबंध स्थापित करता है। जो हुक्स लॉ है किसमें संबंध स्थापित करता है? तो अभी इन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु है उसकी जो विकृति है वो किसके समानुपाती होती है, प्रतिबल के होती है भाई। किसके होती हैं, प्रतिबल स्ट्रेस के समानुपाती होती है। यानी किसी वस्तु पर हम जब प्रतिबल लगाते हैं तो प्रतिबल कम लगाएं या ज्यादा लगाएं उस पर डिपेंड करेगी विकृति। विकृति क्या है, वस्तु का बदला हुआ रूप। जैसे हम उस पर बल लगाते हैं और बल को हटाते हैं तो उसके रूप में कुछ बदलाव आ जाता है। तो यानी कि वो प्रतिबल है कि भाई प्रतिबल हम उस पर कितना लगा रहे हैं, स्ट्रेस उसको कितना कर रहे हैं। भाई कम करेंगे तो कम विकृति होगी, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है भी, प्रतिबल व विकृति के होता है। अच्छा, बल व त्वरण का संबंध भी याद रखोगे कि F = m × a होता है भी। बल व त्वरण का संबंध याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन था। नेक्स्ट है अभी, निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा, क्वार्ट्ज होता है भी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब प्रत्यास्थता क्या होती है कि कोई भी वस्तु है हम उस पर बल लगाते हैं और बल लगाते हैं तो वो उसकी विकृति या आकृति में कुछ बदलाव आ जाता है और जब बल हटाते हैं तो वापस पूर्ण रूप में उसी रूप में आ जाती है। तो यानी कि वो प्रत्यास्थता कहलाती है। लेकिन अब यहां पर पूछा है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो सुनो, यानी कि जो कोई पदार्थ हमारे लगाए हुए बल का अधिक विरोध करेगा वो उतना ही अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ होता है। तो इनमें से कौन सा, जो क्वार्ट्ज हैं वो हमारे बल का विरोध इनमें से सबसे अधिक करता है भाई। तो यानी कि आंसर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहां पर। नेक्स्ट है भाई, वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी से किसका संकेत मिलता है? तो भाई पहले तो हमें ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर यानी वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा, बैरोमीटर। अब यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम है वो अचानक नीचे गिरता है, यानी बैरोमीटर की जो रीडिंग है अचानक नीचे गिरती है, अचानक कम होती है, तो किसका संकेत होता है, आंधी तूफान आने का संकेत होता है भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह हमें आगे ध्यान रखना है, यदि वो पाठ्यक्रम धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किसका संकेत, वर्षा होने का संकेत होता है भाई। वर्षा आएगी, जैसे मौसम विभाग वाले हैं 2 या 3 दिन पहले या 24 घंटे पहले हमें सूचित कर देते हैं कि भाई अब आंधी आने वाली है या फिर बरसात होने वाली है, साफ मौसम रहेगा। तो वो किसके द्वारा, वो बैरोमीटर के द्वारा ही हमें सूचित करते हैं कि भाई अब क्या परिवर्तन होने वाला है। तो इसी तरह ध्यान रखोगे, यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम है ऊपर चढ़ता है तो किसका संकेत, साफ मौसम का संकेत होता है भाई। तो तीनों को ध्यान रखोगे, आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? कि भाई वायुमंडल में जो बादल तैरते रहते हैं वो किस वजह से तैर रहे हैं? तो ऑप्शन दे रखा है कि उनका कम तापमान, उनकी कम श्यानता, उनका कम घनत्व, कम दाब का उत्पन्न होना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, कि उनका जो घनत्व है वायुमंडल से कम होता है जिस कारण वो वायुमंडल में तैरने लगते हैं। भाई जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी द्रव है उसमें हम किसी वस्तु को डालते हैं तो कोई वस्तु तैरने लगती है, कोई डूब जाती है। तो वो भी इसी पर आधारित है, घनत्व पर, कि जिस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो वह वस्तु तैरने लगेगी और जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा द्रव के घनत्व से वो वस्तु उस द्रव में डूब जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा गया है कि भाई वायुमंडल में जो बादल हैं तैरते हैं, किस कारण है, क्योंकि उनका घनत्व वायुमंडल के घनत्व से कम होता है। तो इसका आंसर कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है यदि, भाई
आवर्तकाल पूछा है यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का, तो आवर्तकाल का सूत्र याद रखोगे T बराबर 2 पाई रूट L बाई जी। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि आवर्तकाल क्या होता है। तो एक लोलक होता है, एक लोलक के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है भाई। अब उसको सूत्र के द्वारा दिखाएंगे T इक्वल टू 2 पाई इंटू में रूट L बाई जी। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई आवर्तकाल को दुगुना करना है हमें, तो कब होगा, ऑप्शन देखो, कह रहा है कि भोप का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। तो भाई मास पर तो बिल्कुल भी ये निर्भर नहीं करता आवर्तकाल, यानी द्रव्यमान यहां पर है ही नहीं, m नहीं है, तो पहला तो गलत। अगला कह रहा है ऑप्शन इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए। तो भाई L और G पर डिपेंड कर रहा है, G गुरुत्वीय त्वरण है, L उसकी प्रभावी लंबाई है आवर्तकाल की, तो यानी L पर डिपेंड कर रहा है और G पर, तो G का कहीं पर जिक्र नहीं हो रहा L के अकॉर्डिंग। तो L को यदि मैं 4 गुना करूंगा तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इसकी लंबाई 2 गुना करेंगे, नहीं भाई लंबाई दुगुना करेंगे तो रूट 2 ही आएगा, यहाँ पर रूट 2t होगा आवर्तकाल है। तो यानी कि 4 गुना करेंगे तो 4 का वर्ग बाहर निकालोगे 2 हो जाता है। लोलक की लंबाई एवं बोब के द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो भी द्रव्यमान पर तो कोई निर्भर ही नहीं करता ये, तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिमटा कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। तो सबसे पहले उत्तोलक के बारे में पता होना चाहिए हमें, इंग्लिश में कहेंगे लीवर, इंग्लिश में लीवर कहलाता है भाई। अब उत्तोलक क्या होता है, ऐसी साधारण मशीन होती है भाई जिसके द्वारा कम बल में अधिक कार्य आसानी से किया जा सके, तो वो क्या कहलाती है, उत्तोलक या लीवर कहलाती है भाई। जैसे कोई एक बड़ी सी चट्टान है और आपको कहा गया कि इसको खिसकाना है, आप बल लगाओगे बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत खिसका भी सकते हो, लेकिन यदि आपको एक लोहे की साबल या रोड बोल देते हैं वो दी जाती है और फिर कहा जाता है इसको आगे खिसकाओ, तो आप क्या करोगे, उस चट्टान या पत्थर के नीचे साबल लगाओगे और साबल के नीचे एक छोटा सा पत्थर और लगाएंगे, तो फिर हम उसको आसानी से आगे तक खिसका सकते हैं। यानी कि कार्य उतना ही था लेकिन हमें बल कम लगाना पड़ रहा है, कब हमने उत्तोलक का प्रयोग किया तो यानी कि वह साधारण मशीन जिसके द्वारा कम बल में अधिक कार्य आसानी से किया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, उत्तोलक कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं भाई, प्रथम श्रेणी का, द्वितीयक श्रेणी का, तृतीयक श्रेणी का, तीनों को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर चिमटा पूछा है कि चिमटा कौन सा श्रेणी का उत्तोलक है, तो चिमटा तृतीय श्रेणी में आता है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब इन दोनों के भी एग्जाम्पल देखते हैं हम कि क्या क्या है। तो भाई पहले का एग्जाम्पल सुनो, प्रथम का, कि भाई प्रथम उत्तोलक का, प्रथम उत्तोलक की बात करेंगे। प्रथम उत्तोलक में भाई तराजू, तराजू है, एड पंप है, कैंची, झूला, ये सब किसके, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है, याद रखोगे। इसी तरह सेकंड के भी याद रखने हैं वे। सेकंड का एक पहिए का ठेला, एक पहिए का ठेला, और भी कह सकते हैं अभी कब्जों वाले दरवाजे, कब्जों वाले दरवाजे, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, और सरोता, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सेकंड लीवर के। इसी तरह थर्ड लीवर के भी ध्यान रखोगे भाई। थर्ड लीवर के जैसे चिमटा बता दिया, आदमी की भुजाएं, किसान का हल, किसान का हल, तो इन तीनों के एग्जाम्पल हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप। पूछ सकता है आप में से कोई सा भी, इनमें से कोई सा भी भाई। जैसे कह देता है कि तराजू कौन से प्रकार का उत्तोलक है, तो ध्यान रखोगे प्रथम श्रेणी का। इसी तरह द्वितीयक में पूछ ले या तृतीयक में पूछ ले, तीनों को ध्यान दोगे तो इसका आंसर तो कौन सा, सी ऑप्शन था भाई, तृतीय श्रेणी में आएगा चिमटा। अच्छा, डॉक्टरी चिमटी तो वो भी इसी में आती है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता। तो भाई घर्षण बल होता क्या है, दो वस्तुओं की सतह के बीच लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ये गतिशील वस्तु के वेग का विरोध करता है। तो ध्यान रखोगे भाई, अब इसके अकॉर्डिंग दे रखा है कि किस पर निर्भर नहीं करता, तो भाई सतह की प्रकृति पर तो करता है, और वस्तुओं के मध्य अभिलंब प्रतिक्रिया उस पर भी करता है, वस्तुओं के पदार्थ पर भी करता है। तो किस पर नहीं करता, क्षेत्रफल पर नहीं करता। यानी कि कोई दो वस्तु है वो कितनी आपस में टच हो रही हैं, एक पॉइंट पर हैं या एक से ज्यादा हैं, उन पर ये निर्भर नहीं करता। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल अधिक होता है। तो भाई घर्षण बल तीन प्रकार का, स्थैतिक, गतिक और लोटनी घर्षण बल। तो स्थैतिक जो घर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है भाई। यानी कि कोई भी दो वस्तुएं हैं विराम अवस्था में रखी हुई हैं, तो विराम में रखी हुई वस्तुओं के सतह के बीच लगने वाला बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। कोई भी दो गतिशील सतह हैं, गतिशील सतह के बीच लगने वाला बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। और कोई भी दो सतह होंगी, एक तो रोल करती हुई और दूसरी सतह भी, तो रोल करती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। तो दोनों को ध्यान रखना है आपको कि भाई स्थैतिक घर्षण बल तो सबसे अधिक है और लोटनिक घर्षण बल सबसे कम हो जाता है भाई। तो यानी इसका आंसर पूछा हमारे से कि सबसे अधिक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्थैतिक घर्षण बल सबसे अधिक होता है। साथ साथ याद रखोगे कि घर्षण बल को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भाई स्नेहक पदार्थ होते हैं, स्नेहक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, यानी चिकनाई युक्त पदार्थ, जैसे भाई बाल बेरिंग भी कह सकते हो, गोली ग्रिस कह सकते हैं, ऑयल भी कह सकते हैं। इनके द्वारा हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखोगे। साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धीमी दोलन वाली घड़ी की गति को बढ़ाया जा सकता है। अब दोलन ये पेंडुलम के अकॉर्डिंग है भाई, तो उसका आवर्तकाल अभी पढ़ रहे थे हम 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। एल प्रभावी लंबाई है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक धीमी दोलन वाली घड़ी धीरे चल रही है, तो उसकी गति को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे। तो भाई या तो हम एल को कम करके या फिर जी को कम करके, जी को बढ़ाकर। क्यों, क्योंकि ये यदि आवर्तकाल बढ़ेगा तो वो धीरे चलने लगेगी और भी, तो हमें आवर्तकाल को कम करना है, आवर्तकाल को कम करना है। तो आवर्तकाल कम कैसे होगा, या तो इफेक्टिव लेंथ को कम करेंगे या फिर जी को बढ़ाएंगे। तो भाई यहाँ पर कह रखा है कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ाने से नहीं, पेंडुलम की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल और बढ़ेगा तो और धीरे चलने लगेगी, तो हमें तो कम करना है। पेंडुलम के गोले का वजन नहीं, वजन का कोई जिक्र नहीं है भाई, पेंडुलम की लंबाई घटाने से। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौन सा, सी ऑप्शन। वजन का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखोगे कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ाने से पेंडुलम की लंबाई घटाने से उसके जो गति है वो बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि आवर्तकाल कम हो जाएगा, कम होगा तो फिर गति बढ़ जाती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भाई, किसी द्रव में एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। कोई भी लिक्विड पदार्थ है और एकांक लंबाई की बात कर रहा है तो परस्थ तनाव कहेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी तरह दाब का भी ध्यान रखोगे कि कोई भी सतह है उस पर एकांक क्षेत्रफल पर, उसमें एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उसके लिए दाब कहोगे भाई, क्या कहेंगे, दाब। तो दोनों का ध्यान रखोगे, इनके मात्रक जरूरी है। परस्थ तनाव का न्यूटन मीटर हो जाएगा क्योंकि सूत्र है F/L, तो इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर। सीजीएस में डायन पर सेंटीमीटर। इसी तरह दाब का बनाओगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस में बनाएंगे तो न्यूटन पर सेंटीमीटर हो जाता है भाई, न्यूटन पर सेंटीमीटर सीजीएस में। ऊर्जा का ध्यान रखोगे, जूल होता है भाई। इसी तरह बल का क्या, न्यूटन होता है और सीजीएस में डायन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो भाई ऊर्जा संरक्षण के नियम पर और द्रवों के प्रवाह पर भी आधारित होता है, दोनों ध्यान रखेंगे।
संवेग क्या होता है ये भी ध्यान रखना है अभी। संवेग P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, जिसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु की वास्तविक क्वांटिटी उसका द्रव्यमान कहलाती है। एक्चुअली उसकी क्वांटिटी या संख्या उसका द्रव्यमान कहलाती है। तो द्रव्यमान को किस में, किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान को किसकी सहायता से, जड़त्व की सहायता से। वे जड़त्व जो द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी ध्यान रखोगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उसको अटेम्प्ट किया। अब इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।